नमस्कार दोस्तों। आज मैं बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनको इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो ढाका में है, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। उनके अनुपस्थिति में सज़ा सुनाया गया है। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा और मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। मैं ये सारी बातें मैं पीछे से जोड़ करके बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश बना और उसके बाद पहले प्रधानमंत्री कौन हुए और फिर कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँची है। तो मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की और एक विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूँगा और मैं शुरुआत से बताऊँगा कि बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, वो बांग्लादेश बना कैसे, उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे-कैसे हुआ। आप सबको पता होगा कि 2024 में जो शेख हसीना थी वो बांग्लादेश से भारत आई और तब से वो यहीं हैं और किस तरीके से सारी चीज़ें घटी। और जो शेख हसीना है वो जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पुत्री है और अंततः आप देख सकते हो कि उनको ही वहाँ से भागना पड़ा और इसका कारण भी दिया गया छात्र आंदोलन की वजह से। और इसके पीछे क्या-क्या कारण रहा ये भी मैं बताऊंगा कि किस वजह से वहाँ से उनको भारत आना पड़ा भाग करके और ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में। तो शुरुआत से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आता हूँ उस पे जब अनडिवाइडेड इंडिया पे, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आखिर कैसे मतलब पाकिस्तान बना, कैसे बांग्लादेश बना, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको लेके जाता हूँ 1905 में, 1905 में लेके जाता हूँ आपको मैं। तो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे यहाँ भारत में, तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात है कि उस वक्त जो बंगाल था उसको उन्होंने 2 भाग में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट में। क्योंकि बांटने के पीछे रीजन भी ये था, मतलब जो वो गवर्नर जनरल थे उनका कहना ये था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि उनके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको सही तरीके से लागू कर सकते हैं अगर वो, क्योंकि बंगाल उसमें काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो उसको अगर बांट दिया जाए ईस्ट और वेस्ट में। लेकिन उसके पीछे का कारण जो था वो प्रशासनिक कारण नहीं था, उसके पीछे कारण कुछ और था। क्योंकि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था पूरे भारत में चरम पे था उस वक्त, और जो उस आंदोलन को दबाने के लिए, अब अंग्रेजों को तो ये दिख गया था, ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि हम ऐसे इतनी कम संख्या में हम इतने लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। तो खैर वो बांटने का काम तो बहुत पहले से करके आ रहे थे, लेकिन जो 1905 में था उन्होंने क्या किया कि धार्मिक आधार पे जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम बाहुल थे और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू बाहुल थे। तो उसने क्या किया कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के पीछे जो कारण दिया वो यही दिया कि जो प्रशासनिक सेवा है उसको सही से बहाल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रांत है तो इसको ठीक तरीके से यहाँ शासन प्रशासन चले, इसके लिए हम इसको अलग कर देते हैं। लेकिन उनकी जो मंशा थी यहाँ पे वो ये था कि वो आपस में किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम में जो एक ताना बाना है उसको बिगाड़ा जाए। और मतलब आप समझ सकते हो कि ये डिवाइड एंड रूल का जो एक आप कहते हो फूट डालो राज करो, वो वहां से उसने नींव रख दिया। तो जब वो बंटवारा हुआ, जब पूर्वी बंगाल को बांट दिया गया
तो इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ें और बननी शुरू हो जाती है। क्या परिस्थिति बना? क्योंकि अंग्रेज ने तो वो जो बीज था वो तो डाल दिया उसने, फूट डालने वाला। अब क्या हुआ कि उसके बाद चीज़ें बदली। उसके बाद चीज़ें यूँ बदली कि 1906 में जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हो जाता है। अब ये स्थापना किस आधार पे हुआ? तो देखो क्या होता है कि ढाका में एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसको वहाँ लीड करने वाले थे ख्वाजा सलीमुल्लाह। तो बात कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि देखो ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से तो अलग कर दिया था अंग्रेजों ने। अब वहाँ पे एक जो एहसास था जो मुस्लिम्स के अंदर, ये घर कर गया कि भाई हमारे इंटरेस्ट को कैसे, मुस्लिम के इंटरेस्ट को उठाने के लिए एक कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अब देखो इससे पहले हो सकता है डिस्प्यूट हो हिंदू मुस्लिम में, लेकिन उस लेवल का नहीं था। लेकिन अब जो इसके बाद जो चीज़ें आगे बढ़ता है वो थोड़ा अलग तरीके से बढ़ता है। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें था एक धर्म पे आके टिक गया कि भाई जो मुस्लिम के हितों की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि भारत जो है उसमें हिंदू बाहुल्य है, यहाँ हिंदू काफ़ी ज़्यादा हैं। और उस समय जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को माना जाता था कि इसमें जो है हिंदुओं की मेजॉरिटी है, हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा माना जाता था, ऐसा वो लोग समझते थे। तो अच्छा, अभी तक यहाँ पे जिन्ना का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे अभी तक एंट्री नहीं हुआ है मुस्लिम लीग में। जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग के शुरुआत से जिन्ना उसके मेंबर थे, ऐसा नहीं है। तो अब जो वहाँ जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था ढाका में, तो वहाँ पे भाई होने वाला तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, लेकिन वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित करता है ख्वाजा सलीमुल्लाह कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग एक मुस्लिम के लिए कुछ बनाते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम के इंटरेस्ट की बात को उठाएगा अंग्रेजों के सामने। तो यहाँ अब हो क्या गया बात कि बात तो चल रहा था कि भाई अभी जो बात चल रहा था वो फ्रीडम की बात चल रहा था, स्वराज की बात चल रहा था। लेकिन इस बीच में अब मुस्लिम जो है वो अलग एंगल लेके आ गए कि भाई आज़ाद तो देश हो जाएगा, लेकिन फिर हमारा क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट को कौन सुनेगा। तो अब इसको लेकर के एक प्रपोजल पास हुआ और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होगी। तो शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग जो मुस्लिम के इंटरेस्ट को लेकर के ब्रिटिशर्स के सामने रखने वाली थी, वो इतना एग्रेसिव नहीं थी स्टार्टिंग में। उसके बाद वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती है। तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा चीज़ों को ठीक से रख देता हूँ। तो सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड करा। उसके बाद उसके एक वर्ष के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मुस्लिमों के लिए एक संस्था बन गया। अब उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती है। देखो अब थोड़ा सा मैं जिन्ना को लेके आता हूँ। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो एक्चुअली जो शुरुआती दौर है उसमें वो कांग्रेस का मेंबर था। तो 1906 में ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना जो था वो कांग्रेस का मेंबर था। और उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो स्टार्टिंग में वो इस तरीके का, मतलब स्टार्टिंग में वो फैनेटिक नहीं था, इतना कट्टर नहीं था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में वो मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं था, वो कांग्रेस का मेंबर था। और वो ज़्यादा जोर देता था कि भाई दोनों, और वो मान्यता भी नहीं देता था मुस्लिम लीग को उतना, उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो जो जिन्ना है वो 1913 में उसने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। देखो वहाँ ज्वाइन करने के बाद भी या उससे पहले भी वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था, वो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहा था और दोनों का मेंबर बन गया। वो कांग्रेस का तो पहले से था और मुस्लिम लीग का भी 1913 में वो मेंबर बना। और उसके मेंबर बनने के बाद और वो जो है
उससे पहले 1913 से पहले जो मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था उसका भी विरोध कर रहा था वो। उसके बाद धीरे धीरे करके जब चीजें आगे बढ़ती है तो वही एक मेंबर था जो 1916 में लखनऊ पैक्ट करवाया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को, जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों के बीच में समझौते को करवाया कि ताकि दोनों साथ साथ चल सके। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। 1920 में आकर के उसने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। 1920 में उसने रिजाइन किया कांग्रेस से और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से वो मुस्लिम लीग में चला गया। अब यहां से आगे बढ़ती है चीजें। अभी तक जो मुस्लिम लीग का रोल था वो इतना एग्रेसिव नहीं था 1916 के पहले। 1916 के बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। जब जिन्ना ने पूरा कमान संभाला 1920 में तो फिर वो चीजें अब धीरे धीरे जाके एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। फिर अब और जो मुस्लिम लीग थी स्टैब्लिश भी हो गई कि मुस्लिम की पार्टी है। तो अब आगे बढ़ते बढ़ते आगे जब चीजें बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद, क्योंकि मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि बांग्लादेश अपने आप में निकल के नहीं आया। बांग्लादेश जो है वो एक्चुअली भारत से पहले पाकिस्तान अलग हुआ, और पाकिस्तान भी कैसे, एक पाकिस्तान जो था वेस्ट और ईस्ट, ये दोनों बना, उसके बाद बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस आता है। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि पाकिस्तान बना कैसे, फिर पाकिस्तान आखिर बनाने के पीछे लॉजिक क्या था। तो उसके बाद अब जो था, अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। तो फिर जिन्ना जो था वो अब उसका जो था टू नेशन थ्योरी लेके आया। देखो उसके हिसाब से ये था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्म है, दोनों के जीने का तरीका अलग है। उसके हिसाब से दोनों के जीने का तरीका अलग है, दोनों का फेथ अलग अलग है। तो वो ये कह रहा था कि दोनों जब अलग अलग हैं तो दोनों का राष्ट्र भी अलग होना चाहिए, वो एक साथ नहीं रह सकते, उसका ये मान्यता था। हालांकि अभी देखा जाए तो भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन और अभी भी ये सरवाइव कर रहा है। 1947 के बाद से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो पाकिस्तान है वो भी साथ ही साथ बना है, उससे बांग्लादेश अलग हो गया क्योंकि वो पूरा मुस्लिम मेजोरिटी का ही कंट्री था, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी अलग हो गया। तो आप समझ सकते हो कि उसका थ्योरी क्या था। मतलब वो एक तरीके से अपना जो एजेंडा था वो थोप रहा था। अब यहां से बात आती है, आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ा, टू नेशन थ्योरी। उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके जिन्ना जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम लीग को लीड करने लग गया। अब उसका वो प्रेसिडेंट भी बन गया। और आगे जब चीजें आगे बढ़ी तो 1940 के आसपास आने के बाद, उसके बाद भारत में एक तरीके से हो रहा था कि अब अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग था ये डिमांड करने लगे कि मेरे लिए भी एक अलग से मेरा एक अलग कंट्री चाहिए, मतलब एक अलग राष्ट्र चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का डिमांड रखा। पाकिस्तान रखने का जो नींव था वो टू नेशन थ्योरी था, इसी के आधार पे वो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे। फिर चीजों को आगे बढ़ाने के बाद फिर उसके बाद जो था उसने डिमांड कर दिया कांग्रेस से कि भाई जो अब यहां से जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग हो गया। अब उसने ये डिमांड किया कांग्रेस से कि भाई हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, चाहे वो सीधा सीधा दे दो या फिर हम यहाँ पे रह के जितना भी हो सकता है उपद्रव वो करेंगे। मतलब कहने का मतलब उसने घोषित कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे कि, और वो 1946 में उसने इस चीज के बारे में बोला कि भाई मुझे या तो एक अलग राष्ट्र दो और नहीं तो फिर झेलना पड़ेगा, उसका जो भी खामियाजा होगा वो भुगतना पड़ेगा भारत को। अब इस डिमांड को लेकर के जो पहले तो काफी पावर को ट्रांसफर करना था ब्रिटिशर्स को, तो अब ये ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक्चुअली जो झुकाव था मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो जान रहे थे इस सिचुएशन को कि किसी तरीके से
भारत को है एक तरीके से वो मुसीबत में ही डालना चाहते थे, वो एकदम फ्री करना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लेकिन वो चीज़ें बन नहीं पाई। फाइनली अब ऐसा दिन आया कि पार्टीशन पे बात आ गई कि अब पार्टीशन होना है। तो फिर 1947 में फाइनली जाके पार्टीशन हुआ और भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। अब अलग होने के बाद जो यहाँ नरसंहार हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, कुछ अब भाई बॉर्डरिंग स्टेट जो भी था, क्योंकि एक अलग होने के बाद जो है वेस्ट जो पंजाब है, एक्चुअली आप अगर मैप पे देखेंगे तो ऊपर से आपको पता चलेगा, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे नीचे आएंगे तो इस तरीके से वो आपको जम्मू कश्मीर, उसके बाद जैसे जैसे आप आते चले जाएंगे पंजाब है, फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात, इस तरीके से जो उसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान की ओर, और फिर इधर अगर आप वेस्ट बंगाल की ओर जाएंगे तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो चला गया पाकिस्तान को। तो अब यहाँ से पाकिस्तान का पाकिस्तान एक तरीके से एक अलग कंट्री बन गया। अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। तो अभी आपको मैंने जो बताया ये सारा का सारा कि किस तरीके से पहले बंगाल का विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, फिर जिन्ना का रोल क्या था मुस्लिम लीग में, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पहले टू नेशन थ्योरी जो एक तरीके से फाउंडेशन बना पाकिस्तान बनने का, फिर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, फिर उसके बाद फाइनली जाकर के पार्टीशन हुआ जिसमें भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो आज का जो पार्ट था इस पे मैंने ये सारी चीज़ों को बताया। बेसिकली मुझे जो चर्चा करना है वो बांग्लादेश का अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में। तो ये चीज़ों को मैंने स्टार्टिंग से एक बार बताना जरूरी था मुझे, क्योंकि आपको पता चल सके कि ये किस तरीके से सारी चीज़ें घटित हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो अभी मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जब ये डिवाइड हो चुका है, जब ये पार्टीशन हो चुका है, उसके बाद की चीज़ों को रखूंगा और फिर किस तरीके से बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस हुआ और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद।